in seminars and conferences, but this is your first sit-down interview as such on a question-answer session. So there are many questions that I have, but I understand there's a time constraint, and so I will get straight to the point on the Agnipath scheme. Was there any need to tinker with a scheme which has been working with a process of recruitment and a system of hierarchy which has been in place for so long? Well, thank you very much for this interview. I'm grateful to you, and it's a very contemporary subject which is needs to be deliberated and discussed. Well, I'll tell you, firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है. यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा. आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो एनवायरनमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है. दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है. देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव. ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है. ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग. And that required many avenues, that required many steps, multitude of them. Broadly speaking, they come under the four heads. It requires equipment, it requires change in systems and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. कल और भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे को इन चारों क्षेत्रों में अपनी प्रगति करनी है. आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं. मान लिया जाए कि सीडीएस का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था. ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई. हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे. डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था. डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है. इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए. दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का. आज आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स. हमारे पास में जो असॉल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62, वो शायद इतनी कारगर नहीं थी. अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई AK-203 के साथ में. ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स होगी. इसी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो पनडुब्बियों के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं. तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है. और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है. इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है. वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अदर्स. देखिए, इस सरकार के टाइम के ऊपर में
अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े नए संकट आए, सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा। आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे। पर सर ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 3 महीने की होगी, मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाय दिसंबर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सबमरीन के लिए? हाउ टू रन इट, हाउ विल यू ट्रेन देम इतनी जल्दी? मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ, बट आई जस्ट टेल यू बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस थिंग। वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट AMCA, वी हैव गॉट सबमरीन्स दैट वी हैव मेड, वी हैव गिवन द न्यूक्लियर सबमरीन्स दैट वी हैव लॉन्च्ड, एंड वी आल्सो बिकेम a space power. We have hit at the satellites, and the fourth pedestal of it is the manpower reorganization. Now, in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a contradiction. It's a paradox. कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का, टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स। विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी। अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे। बाकी लोग जो होंगे जिनका कि proportion एक बहुत बड़ा होगा, वो अनुभवी होंगे, they will be experienced, they will be trained and other, and these Agniveers, those who become the regulars eventually will go through more intensive training, will acquire the experience, will become more battle worthy and more experienced over the period of time. So Indian Army at any point of time will have a large number of people who, though recruited as Agniveers, but had been specially selected for their suitability, for their fitness, for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job, and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life. So these persons will be well trained. So it is not only that the Indian Army will be having only this component. Yes, Indian Army will constitute at the level of the Jawans and the ORs who have been recruited through the process of Agniveer, specially selected, whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time. Selection is one part. Even when you select people who are physically fit and others, it's a very small thing. But when we observe them over a longer period of time, we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future. Imagine the army of 15 years hence, in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army. See their technical skills, see their motivation, their physical fitness and others. They will all be the people who will probably the cream of the Indian Army. Right. So my first question will be, I will go later into those who are not being amalgamated, but first about those who are going to be amalgamated into the service. There's already a system of your regiments and corps. Will it not demotivate somebody who has gone through the NDA, who's gone through the rigorous training process earlier, and then they'll see them as Johnny come latelys, abhi aaye hain, abhi fauj mein ghus gaye hain, and they're already getting the benefits that we were getting, but we had to put in so much more hard work. So will it cause a disruption, and will they be seen as lesser soldiers? देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। एक बात, जहां तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है।
अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं। ये जो रेजिमेंटल, कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है। पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं। और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट। नॉट एन अहीर और राजपूत। और ये नहीं थी। हाँ। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। They were the soldiers of India. They called themselves as the Indian National Army. But so do the regiments here, right? That's now. right. So they will continue. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना tradition होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपना एक valor है, उसकी अपनी एक history है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अब इसका और हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, के अंदर गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका। ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के, धर्म के, क्षेत्र के लोग हैं? हमारे जो परमवीर चक्र जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट ए डिजायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is brought towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those 4 years are over and they don't find space in the services? And they don't find space in the paramilitary? Because the reason I'm asking is कुछ लूज कमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि how will they be better off after the 4 years? Will they have a skill set which is market friendly, which they can get jobs? I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now is in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agniveer. This person has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has developed the confidence, and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं
उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है। देखिए, आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 कैरियर्स की बात करते हैं, अब तो लोग 1 लाइफ 3 कैरियर्स की बात करते हैं। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है, कोई लड़की होगी तो वही 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। पहले का ज़माना फ़र्क था। ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड कैरियर की आवश्यकता होती है। 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है। इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्व करें तो वो एक नए कैरियर की नई शुरुआत, नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है, और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे, डिफेंस फोर्सेस के अंदर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में, और काफ़ी मिनिस्ट्रीज का है। अब देखिए, ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि CPMF की भर्ती 40,000 या 50,000 की है तो उसमें 5,000 जाएंगे। ओके। या 10% अगर जो उनके 3,000 या 4,000 लोग या 5,000 लोग जो है वो उनके जो उसका 10% नहीं होगा, ये इन नहीं। अब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रगति हो रही है। पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो आज से 5 साल के बाद में होगा। उस वक्त भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, उनको लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हों, ट्रेनेबल हों, और जिनके साथ जिनके पास में उम्र हो। इनका सबसे बड़ा एसेट है इनकी उम्र, कि ये अभी भी यंग है। इस उम्र में कई लोग अभी बेकार जाए, पॉलिटेक्निक के अंदर में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उनमें से कई लोग 22, 21, 23 साल के होते हैं, 2 साल 3 साल का कोर्स करते हैं। उसके बाद वो अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग जाए, कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने वो हैं, तो इनके लिए स्थान ज़्यादा होंगे, इनका भविष्य टोटली सुरक्षित है और इनको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास में 22 साल की उम्र है, इनके पास में 4 साल देश की सेवा करने का एक सर्टिफिकेट है, इनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक वो है, और उसके अलावा इनके पास में एक ऐसी धनराशि भी है जिससे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी इनकी इनकम्बेंसीज नहीं है, अभी इनके परिवार नहीं है। जो ट्रेनिंग के लिए चाहे तो कोई मद्रास जाना चाहता है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, कहीं भी जा सकता है। वो मोबाइल है। जब वो 34 साल की उम्र में आप उसको भेजते हैं, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि ना तो वो घर बैठ सकता है, ना लोग ऐसी जगह पे जा सकता, अपने क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकता। I get that about कि जब वो बाहर निकलते हैं। Now the thing is that आप खुद गांव से हैं सर, you are a son of an army person. You have worn the military uniform, the police uniform. You've been awarded the Kirti Chakra, military honor for a policeman. You understand that when you go back to the village, the respect that a uniform gets. Now many in the villages are saying कि ये 4 साल के छोकरे बाहर निकल के आएंगे, they will not be given the same respect. That वर्दी will not have the same honor, the respect that it had, because it doesn't carry with it the weight of national service over decades. मेरे ख्याल से ये भी पूरा भ्रम है। गांव के अंदर में अभी भी
इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा, गांव में नहीं गांव के बाहर भी। ये देश की एक बड़ी भारी निधि होंगी। ये इतने हजारों की संख्या में जो ये बच्चे होंगे, जब ये ओवर द ईयर्स समाज के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, व्हेन दे विल गो एंड मैन पोजीशंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, दे विल ब्रिंग विद देम द वर्क कल्चर, द इथोस, the values which they have imbibed in army. Army has sent them in as a totally transformed persons. So they will be the great harbingers of the change. वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे। और ये जो लोगों को भ्रम है कि इनका सम्मान और इनका वो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से अग्निवीरों को उतना ही सम्मान होता है। आज भी कितने लोग अपनी कोशिश करते हैं, पारिवारिक कारणों से सेना को छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है। कुछ लोग हमेशा से पहले कलर सर्विस कितनी थी, 1962 तक तो 7 ईयर्स थी। उसके बाद में भी समय समय पर इसने ये कहा गया है कि इसको वो किया जाए। तो 7 ईयर्स की कलर सर्विस के बाद में जो आदमी जाता था उसको क्या वो सम्मान मिलता था, इसको अधिक सम्मान मिलेगा क्योंकि इसके पास में आगे का कैरियर भी है। Sir, if this scheme was so overdue, so necessary, keeping in view that wars have changed, the nature of wars have changed, and the nature of the requirement of manpower has changed for India, अगर ये इतना overdue था तो इसके against इतने protest, इतने sudden protest क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न है, वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट अ चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंजाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी, इसमें हमारे वेटरन्स भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा। अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है। उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं, अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं, आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की, आर्मी डिमोबिलाइज हो रही है, ये लोग तो रहेंगे ही। और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे, वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, पर यही फिर आगे इनके 5 साल 6 साल 15 साल ये और सर्विस करेंगे। तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएं हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग विच इज क्लोज टू द एनार्की। Now these are the persons who will go for stone throwing, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause, but wherever there is an opportunity they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बहकाया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक साइकिक मेंटल सेट है। वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। Didn't the security establishment anticipate कि ऐसे conflict entrepreneurs जो आप कह रहे हैं that they will make use of this scheme to mislead people and to cause street unrest? Well, something was anticipated as well also, because we thought that, well, these people who have got a vested interest. So you think that, in your opinion, street protests are justified to a certain extent in a democracy? Do you agree with that? Well, I think that the protests or the raising a voice, expressing your thing is justified and is permitted in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So our security forces, I mean the state police, I mean out here, they were just not equipped to handle it. We saw for hours together coaches burning. Hours together the coaches were burning. There was no firefighting equipment in the railway stations.
रेलवे पुलिस हम सिर्फ देखते हैं मार्चिंग, बट वहां पे कोई रेलवे पुलिस नहीं थी, 4-5 घंटे trains were burning. We've seen protests with regard to, the earlier protests also. 1 week they've been going on with regard to prophet remarks or with regard to anything. Policemen crying, sir, forces bhej dijiye. The impression one gets is that these reforms which you are bringing about in the forge, it's probably more needed for civilians, for the police. Well, I think reforms are required at various fronts. There's no doubt about it. I totally agree. Reforms are required in police, but it's such a huge country of 140 करोड़ लोगों का देश है. इसके अंदर में कहीं कहीं जब कोई घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं पर पुलिस की गलती होती है, कहीं पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कहीं पर सूचना का अभाव होता है. These are the things that it happens. They should be investigated, they should be corrected, lessons should be learned to see that they are prevented. There is no justification in case the violence takes place. So, आप conflict entrepreneurs की बात कर रहे थे. As far, I understand that you cannot divulge much about it, but आपने coaching centers की बात की. Is there also a political element that was funding maybe, or that was pushing these young men onto the streets to pick up stones? Well, in many cases the FIRs have been lodged. Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say that which were the forces behind it and who did it and why did they do it. And I would not like to preempt something or presume something, but I think the investigations must be done very thoroughly. So, because there are some politicians who are saying, and this is across the country, many politicians feel कि ये जब अग्निवीर बाहर आएंगे, they could be mercenaries for hire. It could pose a risk, law and order situation in their states also. So, is that fear valid, or would you just dismiss it? It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace, stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law-abiding. And you will find the best of the law-abiding citizens in these youth who will not only abide by the law, but will make others and will be the harbingers and the nucleus of the people who will have a national sentiments, who will protect the national interest and create that environment. An environment of this thing is a creation of the undisciplined minds. People have got no sense of commitment, जिनका ना राष्ट्र से प्रेम है, जिनका ना समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है, ना जिनके अपने प्रति कोई इस प्रकार का उनका ध्येय या लक्ष्य है कि हम राष्ट्र के निर्माण में क्या कर सके. ये लोग अच्छे लड़के होंगे, फिजिकली फिट होंगे, उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग में केवल इनके शरीर ही नहीं बढ़ते हैं, इनके मस्तिष्क के अंदर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है. उनका सोचने का तरीका फर्क होता है, उनका एक नेशनल पर्सपेक्टिव बनता है, एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव बनता है. जब ये समाज में जाएंगे और बड़ी संख्या में ओवर द ईयर्स समाज के, सरकार के, प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न अंगों में जब ये होंगे तो ये अपने चारों तरफ, अपने परिवारों में, अपने गांव में एक ऐसे वातावरण का वो करेंगे और एक इस प्रकार की फोर्स की तरीके से इमर्ज होंगे जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी एसेट होगा. और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे राष्ट्र की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए. बट सर, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट और डोंट यू सी द फियर दैट ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को ज़रा भी डिसरप्ट किया जाए, इवन इन पॉकेट्स, जैसे आपने CAA स्टर में देख लिया, उसके बाद हिजाब रिमार्क्स हो जाती हैं, मे बी नॉट द हिजाब एंड द प्रॉफिट रिमार्क्स, बट CAA स्टर एंड द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जो लॉ से, अगर इसमें क्या होता है दैट द वर्ड गोज आउट दैट ऑन द स्ट्रीट दैट इफ यू पुश द गवर्नमेंट, इफ यू पुश द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद स्ट्रीट प्रोटेस्ट, देयर कुड बी अ रोल बैक. So, is there any chance that because of these street protests, there could be a rollback to the Agnipath scheme? There is no question of any rollback. There is no question. It is. Let me tell you one thing. This is not something which is a knee-jerk reaction which has come overnight. This has been being debated and discussed for decades. In 70s, we had General Krishna Rao Committee, of which General Sundarji, General Chibbar, they were the members. They talked about reorganization and reforming of the army, including the manpower policy, technology and others. So you're talking 40 years back? No, not only that. It is not only 40 years back. Then there was this thing of the Arun Singh Committee report in 1989. Then there was a group of ministers, this thing.
Arun Singh committee would be 30 years then. So what you're telling is systematically there have been... No. Every time it was being felt, there was this thing of the Subramanian committee report, the Kargil committee report. So again, that is 30 years. Again, then there was a group of ministers report. Okay. And then all these consistently had a refrain, go for a young army. So across the army's demand. Across different political parties which have been in power. But there was a problem. While everybody realized that it was necessary, nobody had the will and the ability to take the risks. I'll tell you an example. Ministry of Defence in 2006 wrote a letter to the Ministry of the Ministry of Defence wrote a letter to the Ministry of Home Affairs that we are thinking of implementing this thing. Will the CPMFs be able to take some people on this thing, the reserve for that? Home Ministry gave a reply to the Defence Minister's letter that we are forming a committee under the Director General BSF to examine the matter. That committee's report has never seen by anyone. That letter of the Defence Minister was never sent back. Defence Minister never sent any reminder. It is that so when was this? It was in 2007. Okay. The letter was sent in 2006 and 2007 the committee was formed. So this is bureaucracy going round and round? No, it's not a bureaucracy. It was a political will. It is such a big problem. It's such a huge mass. Who will dare getting into it and bringing about the change? It can happen only with a leader like Prime Minister Modi, who will say that if this is in the national interest, if this will make India strong and secure, then no risk is big enough, then no cost is high enough. Even if it's a political cost, I will pay it, because he visualizes what happens to the Indian army 15 years from now. Security is not only thinking about your generation, also about the future generations. You will have an army which has been recruited and selected, and they have got manned by the people who have got the highest degree of fitness, agility, training, capabilities and others. They would be manning it. And then there will be a civil society in which you will have thousands of people who are there to bring about the change. They will be the catalysts of change. So Prime Minister Modi just yesterday has said that any kind of reforms that come, they disturb the status quo, who have benefited from status quo. Is it that this Prime Minister has the forge and the bureaucracy with him, that earlier Prime Ministers didn't have it, and that is why the MOD, the MHA, the defence, the uniformed soldier, they are not on the same page? Is it that the earlier Prime Ministers didn't have it and this Prime Minister has it? Well, yes, this Prime Minister, firstly, he has got a clarity of vision, and he has got the ability to take decisions. He is very right in telling that all status quoists will have some doubts, will have some genuine fears. It requires a certain clarity. There's a lot of clutter and confusion, and to take it out, you need a very clear-headed leadership.